अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मॉडर्न नोमैड्स। एक बार फिर फारिस खान की इंतहाई दिलचस्प और सस्पेंस से भरी हुई कहानी हमें सुनने को मिल रही है और बालाखिर फारिस भाई पहुंच गए हैं ग्रीस। अब फारिस भाई इस एपिसोड में हमें बताएंगे उनकी ग्रीस में लाइफ कैसे गुजरी और वो ग्रीस से आगे किस तरह आए। फारिस भाई एक बार फिर वेलकम है भाई आपका। और जी शुरू करें, हमें बताएं कि भाई ग्रीस में जब आप सालोनिकी पहुंच गए उसके बाद लाइफ वहाँ की कैसी थी, क्या क्या हुआ और वहाँ से आगे कैसे आए। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई, आपका भी, इजाज़ भाई आपका भी, और हमारे व्यूवर्स का भी जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा और हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं। इसी तरह आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और हमारी वीडियो शेयर करें। और हम ऐसे ही जर्नीज़, मतलब लोगों की स्टूडेंट्स लाइफ, बिजनेस लाइफ, किस तरह लोग इधर आए, उन सब की कहानियाँ आपके लिए लेके आएंगे। आज हमारी ग्रीस की दास्तान शुरू करते हैं। जी और बिल्कुल। आपकी लाइक और कमेंट की वजह से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम नए नए चेहरे आपके सामने लेकर आएंगे। तो इलियास भाई, फाइनली हम सलोनिकी पहुंच गए इतनी अटेम्प्ट्स के बाद। तो चलो जी मैं उम्मीद करता हूँ आपकी इमेजिनेशन चल रही है भाई, जो मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ और ग्रीस में बैठा हूँ मैं इस वक्त। अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम उधर सलोनिकी पहुंच गए। उधर वो पेमेंट का सिस्टम होता है, आपको याद होगा, वो मैंने तुर्की वाला बताया था। जब वान पहुंचते हैं तो उधर आप अपनी पेमेंट करते हैं, तो फिर अच्छा, पेमेंट आपको, तब क्लियर हाँ, करते हैं, क्लियर ठीक करते है। हैं, वो आगे आपको भेजते हैं। इधर भी एक शहर सलोनिकी से पीछे गांव में कुछ वो जगह होती है, वो बिठाते हैं, उधर से वो पेमेंट लेते हैं, फिर आगे आपको शहर में जाके छोड़ते हैं, सलोनिकी शहर में। और सलोनिकी शहर में उस वक्त इस तरह मामलात थे, अगर आप पकड़े जाएं तो 24 घंटे बाद आपको छोड़ देते थे पुलिस वाले। और आपको एक डॉक्यूमेंट भी मिल जाता था, एक स्टेटस मिल जाता था कि भाई आपके पास एक आपके नाम का डॉक्यूमेंट है। वो क्या रेफ्यूजी वो स्टेटस? रेफ्यूजी स्टेटस कह लें। वो 30 दिन का आर्डर होता था कि मुल्क छोड़ने का, 30 दिन में ये मुल्क छोड़ दो, इसीलिए वो 24 घंटे बाद छोड़ देते थे। मगर वो जो पेपर था उससे आप अजाइलम जो कर सकते हैं, अजाइलम अप्लाई कर सकते थे और इस तरह। तो मेरा तो वैसे ही एक डिफरेंट मामला था, मैं किसी और मकसद से आया था सलोनिकी ग्रीस। तो जब मैं उधर पहुंच गया, अल्हम्दुलिल्लाह जब उधर पहुंच गया तो हम पेमेंट भी ओके वगैरह हो गई, पेमेंट का सिलसिला हो गया। तो फिर मुझे सलोनिकी शहर में उन्होंने छोड़ दिया। शहर में छोड़ा तो वो जो दोस्त था पीछे, उसने कुछ ताल्लुकात से उधर ग्रीस में कुछ बंदों से रब्ता किया। मैं उनके पास फिर चला गया। उनके पास गया तो वो उधर मतलब उनका बहुत अच्छा सिस्टम सा काम का और सारा सूरत हाल। और मैं पहली दफ़ा यूरोप में महसूस कर रहा था कि भाई अभी ये इधर एक डिफरेंट लाइफ महसूस हो रही थी कि भाई तुर्की के हवाले से। तो मैंने फिर उधर टाइम गुजारा। कुछ उधर जो था, दोस्त नए नए आ गए थे ज़िंदगी में और कुछ ऐसे मामलात होने लग गए थे कि काम भी मिल गया था, काम करना शुरू हो गए थे। उधर क्या क्या काम मिलते हैं? उधर मुख्तलिफ काम है, आपको फैक्ट्री में काम मिल जाता है। उधर ज़्यादातर ज़िम्मेदारा का काम है, मतलब ये जैतून का, हाँ, जैतून झाड़ना, उसके बाद ये खीरे काटना, टमाटर की कटाई और भिंडी का वो, ये जितने भी जो ये फार्मिंग का काम है वो उधर है। और उसके बाद फैक्ट्री में काम मिल जाता है, रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। तो मुझे भी उधर बस काम मिल गया था इधर, कुछ ले जाने आने का, एज अ बोल लें कोरियर का काम। अच्छा। चीज़ें लेके जाना आना वो काम था। तो मैं उधर उस वक्त तक फिर थोड़ा सेटल भी हो गया था, घर एक अपना उधर किराए पे ले लिया था। तो
आपको मैं बताता चलूँ कि इसका रीज़न भी यही था मेरे उधर जाने का। मेरी शादी हो गई थी तो इसीलिए मैं जा रहा था, मैंने आगे फ़िनलैंड जाना था। उधर हम रहने लग गए तो हम जिस इलाके में रह रहे थे वो बेसिकली उनको जिफ्ते कहते हैं, चंगड़ कह ले अपनी ज़बान में। हाँ, वो जिप्सी जिप्सी उनके, तो उनके वो घर थे, उनसे ही मुझे वो घर मिला था एक। तो बस उनसे मेरी कुछ पैसों पे बात हुई कि भाई हम इतने पैसे देंगे, किराया दूंगा। तो कुछ टाइम बाद वो घर उनके अपने भी नहीं थे, तो कुछ 1-2 महीने बाद वो आ गए भाई पैसे दोबारा मांगने। तो हमने बोला अभी पैसे नहीं है भाई, ये तो तुम्हारा घर ही नहीं है। तो बस उनसे उधर एक बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई थी उनके साथ, जिप्सियों के साथ, पाकिस्तानीज़ की, हम सब की। और उधर मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब को मेरा सलाम भी है। और ये वीडियो वो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। तो उधर से फिर मैं मूव हो गया एक जजीरे पे। जजीरे वो क्रीती जजीरा था, उधर भी नए दोस्त बने थे, उन्होंने उधर काम ढूंढा। एक फैक्ट्री का में काम था, उसमें प्लांटिंग होती थी। अच्छा। वो छोटे पौधे लगाते थे, उसके कटाई करके, मतलब नीचे टहनी दूसरी होती थी, उसके ऊपर पौधा दूसरा, वो कलम जो नहीं करते उस तरह वो बनाते थे, कलम बना के वो। तो उस फैक्ट्री में काम मिला, तो उधर मैंने कुछ 1-2 महीने काम किए उधर, और फिर उधर से कुछ पैसे शैसे जमा करके, और उधर बहुत अच्छे दोस्त बने, सब दोस्तों को मेरी तरफ से भी सलाम है। तो उधर से फिर मैंने अपना फ़िनलैंड का प्रोसेस शुरू कर दिया था। अच्छा। हाँ, फ़िनलैंड के लिए मैंने अप्लाई किया उधर से, एम्बेसी से जाके। उन्होंने फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पास कोई लीगल स्टेटस होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो मेरे पास उस वक्त तक कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बोला, मैं फिर सोच में पड़ गया कि भाई ये मैं क्या बनाऊँ। उन्होंने बोला कि पहले आप अपना पासपोर्ट बनाओ। उस वक्त तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो फिर मैंने ग्रीस से अपना पासपोर्ट अप्लाई किया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान एम्बेसी से मैंने अपना पासपोर्ट बनाया। और कितना टाइम लगा पासपोर्ट वो पासपोर्ट बनाने में तकरीबन 1 महीना लग गया था। अच्छा। वो आने तक, तकरीबन वो रिसीव होने तक वो 1 महीना लग गया था। मैंने पासपोर्ट रिसीव किया, तो फिर मैंने उधर एक वाइट कार्ड होता है, वो भी एज अजाइलम सीकर बनाते हैं, मगर उसमें वो वाइट कार्ड इस तरह के, उसमें आपको इजाज़त होती है काम वगैरह करने में, काम करने की। और इस तरह वैसे तो काम उधर मिल जाता है बग़ैर कागज़ के भी, मगर वो आपकी एक छोटी होती है कि भाई आपको काम आसानी से मिल जाता है, और आपका टैक्स भी उस पे होता है। अच्छा। हाँ, तो आपको इंश्योरेंस वगैरह। तो आप कितना कुछ कमा लेते थे उस, मसलन आप जब आपको वाइट मिल गया ना कार्ड जी, तो उसमें कोई डिफरेंस आ गया फिर इनकम में के? इनकम में डिफरेंस इस हाँ हवाले से कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है। अगर आप पहले 700 ले रहे हैं, 800 हो जाएगी, या 900 दिहाड़ी मतलब तनख्वाह सैलरी हो जाती है। अच्छा। उसमें फ़ायदा यह है कि उसमें आपकी टैक्स कार्ड बन जाता है, जिस पे आपका टैक्स पे होता है, और आपकी सैलरी स्लिप बनती है, और आपका एक पूरा टैक्स हिस्ट्री शुरू हो जाती है, ऑफिशियल टैक्सेशन और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। जी। तो वो कार्ड लेने के बाद मैंने दोबारा फिर एम्बेसी से रब्ता किया, फ़िनलैंड की एम्बेसी से, फ़िनलैंड के लिए अप्लाई किया। तो उन्होंने जो मेरे फिंगर्स वगैरह लिए, फिंगर्स ले के तो मेरा प्रोसेस शुरू कर दिया। मैंने उधर जब अप्लाई किया तो उन्होंने बोला 3 महीने से 9 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो मैंने इंतज़ार किया। मेरा कार्ड आया था 8 महीने बाद। 8 महीने बाद कार्ड आया। मैं बहुत खुश था जब मैंने कार्ड लिया, तो मुझे बहुत खुशी थी। मेरे पास एक बैग था, तो वो कार्ड में लेके आया। मैं आ गया था एथेन में एम्बेसी थी उसकी, फ़िनलैंड की। तो मेरे पास बैग में कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, मगर वो कार्ड मेरे साथ था जेब में। बैग में डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ कपड़े वगैरह थे, ये कुछ था।
तो एथेन में ये है कि भाई आप एक सेकंड के लिए भी अपनी चीज़ नीचे नहीं छोड़ सकते। तो मैं इतनी खुशी में, जो बैग मेरा पीछे मोंडे पर था कमर पे, वो उसको मैंने उतार के इधर साइड पे रखा, मैं बैठा, मैंने कहा यार कार्ड मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुक्र अदा कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो भाई अभी चलते हैं, वो दोस्त के घर जाते हैं उधर, तो देखता हूँ बैग बैग गायब है। बैग ही गायब है। वाह। अच्छा भाई उधर इस तरह ये जिंदगी में ऐसे ऐसे सीन हुए हैं भाई कि वो अभी भी बंदा याद करता है तो एक खुशी सी महसूस होती है कि भाई चलो हमारे साथ कुछ सीन हुए हैं। तो वो बस उसके बाद फिर मैंने अपना टिकट कटवाया, और टिकट कटवा के हमने आप फिनलैंड आ गए? फिनलैंड आ गए। 1 साल का वीज़ा था? हाँ मेरा 1 साल का। वो रेजिडेंस परमिट कार्ड जी आता है? मेरा रेजिडेंस परमिट। अच्छा, ये तो आपकी मतलब इन शॉर्ट इन्होंने सुनाई ये कहानी ग्रीस से फिनलैंड की। तो हमें एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि ग्रीस में लाइफ कैसी थी, लोग कैसे थे, उनका लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड वगैरह। अब आप तो फिनलैंड में भी अभी रहे हैं, तो फिनलैंड के हवाले से कैसा था ये? जी यूनान में जो लोग हैं फिनलैंड की बनिस्बत उधर ज़्यादा फ्रेंडली लोग हैं, इधर सोशलाइज हैं, ज़्यादा सोशल हैं इधर से इधर की बनिस्बत। इधर लोग थोड़ा स्लो, लाइफ स्लो है, उधर फास्ट है। लोग बहुत खुशगवार मूड में रहते हैं। उसकी एक वजह है मौसम, वेदर। उधर का वेदर बहुत गर्म भी होता है और विंटर भी इतना ठंडा नहीं होता, और हर साल उधर टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है, रौनक लगी रहती है। हाँ, वो तो टूरिस्ट कंट्री है, हर वक्त टूरिज्म का आना जाना, रौनक जी लगी रहती है। और इसी हवाले से फिर उधर जॉब्स भी ज़्यादा, मतलब इस टूरिस्ट इंडस्ट्री में, या एक तो वो एग्रीकल्चर कंट्री भी बहुत है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। टूरिज्म पे उसकी इकोनॉमी तो चल रही है। हाँ जी, वो और एग्रीकल्चर भी उनका बहुत है, बहुत सारा। ये जो जैतून का जो उनका एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है, वो उधर से बहुत ज़्यादा जैतून की पैदावार निकलती है। और उसके बाद और भी फल सब्जियां जो आपको इधर मार्केटों में मिलती है वो ग्रीस से आती हैं। यहाँ मार्केट्स में देखते हैं ना, ग्रीस, स्पेन, इटली, इन्हीं इलाकों से आती। गर्म, ये थोड़े गर्म इलाके हैं। गर्म इलाके हैं, तो उधर का वेदर, इधर का जो है कोल्ड और डार्कनेस, इधर तो 6 महीने अंधेरा रहता है और 6 महीने रोशनी रहती है। अभी हम जब पॉडकास्ट बना रहे हैं तो इधर रात नहीं होती, दिन ही होता है। मतलब सुबह जब होती है, सुबह 2 बजे सुबह हो जाती है, और रात के आप ईशा का कंपेयर करें तो ईशा 1 बजे होगी और फजर 2 बजे होगी। 1 घंटे का फासला है इधर अभी जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं। तो जब सर्दियों में इसी तरह होता है कि रात बहुत लंबी हो जाती है और दिन को भी डार्कनेस होती है, ये बादल छाए रहते हैं। वो उधर वेदर का ये भी है डिफरेंस। उसके बाद सैलरी के हवाले से फिनलैंड में बेसिक सैलरी घंटे के हिसाब से अगर आप लगाएं, सैलरी की बनिस्बत जो है वो फिनलैंड में 10 से 12 यूरो पर आवर है, और ग्रीस में, यूनान में है वो 2.5 से 3 यूरो पर आवर है। और इसको सैलरी मंथली अगर बेस पे आप बात करें, मंथली आप उधर मतलब हफ्ता इतवार की भी छुट्टी नहीं, एक ही शायद छुट्टी हो, वो भी इतवार की, तो उसमें आप मंथली अगर सैलरी रहती है 700, 800 यूरो, 600 यूरो बेसिक सैलरी उधर इतनी है। तो इधर बेसिक सैलरी फिर भी 1600 तक, 1600 से 2000 यूरो तक है, मगर वो टैक्स वगैरह कटता है और आपको फिर पैसे कम मिलते हैं। उसी हिसाब से फिर वहाँ ग्रीस में खर्चे भी कम होते होंगे ना, वहाँ रेंट कम होता है, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस इतने नहीं हैं, बाकी जो ट्रैवलिंग वगैरह की कॉस्ट इतनी नहीं होगी, टिकट वगैरह सस्ते हो। फिनलैंड में थोड़ा महंगा है ये सब कुछ, सैलरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो थोड़ा महंगा है। तो दोस्तों ये थी फारिस खान की कहानी, दिलचस्प दास्तान, बहुत ही मज़ा आया। एबटाबाद से शुरू हुए, तेहरान गए, फिर तुर्की गए हैं, ग्रीस गए हैं, बीच में इन्होंने अटेम्प्ट्स किए, बल्गारिया में पकड़े गए, मारे खाई हैं इन्होंने,
और उसके बाद फाइनली ग्रीस और फिर फिनलैंड पहुँचे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, एंटरटेनिंग लगी होगी। इसमें ये दास्तान आप लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन भी थी, इसमें बहुत सारी लोगों के लिए एजुकेशन भी थी। तो फारिस भाई आखिर में हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे अपनी इस पॉडकास्ट के हवाले से, अपनी इस एपिसोड के हवाले से, जर्नी के हवाले से, और हमें बताएंगे कि ये इस बारे में क्या सोचते हैं और आप लोगों को आखिर में एक एडवाइस देना चाहते हैं। फारिस खान जी, मैं जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं और आप अपने उन दोस्तों के साथ, अजीज़ व कारब के साथ शेयर करें जिनको ये मेरा पैगाम पहुंच सके कि एक डेंकी लगाना मौत के मुंह में से, आप मौत के मुंह में हाथ दे रहे हैं, आप अपने खुद को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और मैं यही अपने दिल से आप सबको मशवरा दूंगा कि कोई बंदा भी डेंकी ना लगाए ज़िंदगी में, और इससे दूर रहें। यूरोप आने के और दुबई और बहुत से कंट्री में जिधर आप जाना चाहें उसके बहुत सारे लीगल तरीके हैं। आप विज़िट पे आ सकते हैं, स्टूडेंट आ सकते हैं, एंटरप्रेन्योर वीज़स पे आ सकते हैं, और बहुत से इधर और मौके मौजूद हैं जो हम आपके लिए इस चैनल पे लेके आने वाले हैं। और हमारी स्ट्रेटजी यही है कि हम स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल स्कूल्स और जो बंदे बिज़नेस के विज़िट वीज़ा पे आए हैं, हम सब की कहानी सुनेंगे, उनसे पूछेंगे वो इधर कैसे आए हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको यही मशवरा और यही एडवाइस देना चाहूँगा, जैसे कि मेरी कहानी से आपने जो सबक सीखा है और मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से जो सबक सीखा है कि मैं उधर से पाकिस्तान से डेंकी के में निकला, मुझ पे गोलियां चली, रातों को चले, भूखे सोए और मारे खाई। ये आपको इसीलिए अपनी कहानी बताई कि आप ये कदम ना उठाएं। ये एक मौत का सफ़र था और डेंकी लगाना मौत के मुंह में हाथ देने के बराबर है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है और सबको यही मशवरा है, डेंकी आप ना लगाएं। और यूरोप आने के और किसी भी मुल्क जाने के बहुत से लीगल वे हैं। आप स्टूडेंट जा सकते हैं, आप ट्रैवल पे जा सकते हैं, आप बिज़नेस वीज़ा पे जा सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशनल स्कूल और किसी और हज़ारों किस्म के वीज़े हैं, आप उन पे अप्लाई करें और लीगल वे पे जाएं और अपनी जान की खुद हिफाजत करें। और फारिस भाई ये भी बताएं कि ये जितने भी दूसरे टाइप के वीज़ाज़ हैं, कारोबारी वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, ट्रैवल वीज़ा हो गया, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में हम अपने पॉडकास्ट में लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, हम और ये जितने भी वीज़ास की कैटेगरीज हैं, स्टूडेंट, ट्रैवल, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, जो भी वीज़ास हैं, इधर लोग आए हैं, उनसे हम उनको अपनी पॉडकास्ट में बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे, इनसे इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने रखेंगे ताकि आप लोग लीगल तरीके से यहाँ आ सकें और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकें और अपना फ्यूचर बना सकें। जी, तो ये थी फारिस भाई की इंटरेस्टिंग कहानी और हमें भी बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम फारिस भाई की लाइफ इन फिनलैंड आपके सामने लेकर आए और उसने ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह ली, उसने जो है ना कौन कौन से जॉब किए और एंटरप्रेन्योर किस तरह बने, अगर कमेंट्स की तादाद 500 तक पहुंची तो हम फारिस खान के साथ एक नया एपिसोड आपके सामने लेकर आएंगे लाइफ इन फिनलैंड। तो जुड़िए रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। टेल्स ऑफ मॉडर्न नोमैड्स। टेल्स ऑफ मॉडर्न नोमैड्स।